Fourth number question, it says that India is well endowed with fresh water resources. It is well endowed with what? Fresh water resources. Critically examine why it still suffer from water scarcity. ठीक है, हमको क्या करना है? क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि इतने वाटर रिसोर्स होने के बाद भी, फ्रेश वाटर रिसोर्स होने के बाद भी क्यों वाटर की स्केर्सिटी हो जाती है इंडिया के अंदर, इसकी बात करनी है। सो हमको ये बताना पड़ेगा इस आंसर में कि कैसे इंडिया के अंदर जो रिवर्स हैं, मेनली द हिमालयन रिवर्स, ओके, दे प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, दे आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑल ईयर अलोंग, मतलब दे आर पेरिनियल रिवर। ठीक है, ओके, इसकी बात कर सकते हैं कि कैसे। हमको देखो, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि कैसे इंडिया के पास फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, तो हमको बताना पड़ेगा कि कैसे इंडिया के पास फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं। फिर दूसरे पार्ट में पूछा क्रिटिकली एग्जामिन व्हाई इट स्टिल सफ़र फ्रॉम फ्रेश वाटर स्कैर्सिटी। ठीक है, तो पहले तो हम बताना पड़ेगा ना यार वाटर कैसे है फ्रेश वाटर, तो हमने बोला रिवर के पास जो हिमालयन रिवर्स है उनसे हमको फ्रेश वाटर मिलता है। दूसरा, नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे फ्रेश वाटर लेक्स हैं इंडिया के अंदर, और कैसे इंडिया के पास बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है। हमने बोला इन नॉर्दर्न इंडियाज ग्राउंड वाटर जो है ना वो बहुत ही कम डेप्थ में उपलब्ध हो जाती है, मतलब बहुत ही जैसे 100 फीट के अंदर वाटर मिल जाता है यहाँ पे। और दूसरा पार्ट क्या बोलता है, क्रिटिकली एग्जामिन व्हाई इट स्टिल सफ़र फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी। तो यहाँ पे हमको बात करनी पड़ेगी इंडिया के अंदर वाटर स्कैर्सिटी क्यों है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्टोरेज एंड लैक ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। दिस आर दी causes फॉर what? causes फॉर दी वाटर स्कैर्सिटी। तो हम दोनों की बात करनी पड़ेगी, लैक ऑफ स्टोरेज की, लैक ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग की बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे जब हम बात करेंगे लैक ऑफ वाटर स्टोरेज में, तो यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि कैसे जब हमारे यहाँ रिवर फ्लड्स करते हैं तो हमारे पास वो सुविधा नहीं है कि उनकी जो वाटर है उनको फील्ड्स की तरफ डाइवर्ट कर पाए, है ना। हम यहाँ पे बात करेंगे कैसे इंडिया के अंदर जो मानसून क्लाइमेट है, मानसून क्लाइमेट होने की वजह से क्या होता है, जो 70 to 80% ऑफ द रेनफॉल होता है, इट इज़ इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 3 to 4 मंथ्स, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ज़्यादातर पानी जो होता है समुद्र में चला जाता है, या फिर जो पानी होता है वो टॉप सॉइल को ड्रेन करके ले जाता है। तो इससे क्या समझ आता है अपने को, हमारे पास क्या नहीं है, इसकी वजह से हम पानी को क्या नहीं कर पा रहे हैं, हम पानी को हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो वी डू नॉट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू वाटर हार्वेस्टिंग, जिससे जो पानी है वो टॉप सॉइल को ड्रेन करके ले जा रहे हैं, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, फ्लड्स हो रहा है ना। सो हमको यहाँ पे बात करनी पड़ेगी कैसे अर्बन स्पेसेस की, किसकी बात करनी पड़ेगी, अर्बन स्पेस में क्या हो रहा है, अर्बन स्पेसेस में क्या हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है, दे आर कन्वर्टिंग इनटू व्हाट वी कॉल कॉन्क्रीट जंगल्स। हम बात कर सकते हैं कॉन्क्रीट जंगल्स की, ओके। सो जिससे क्या हो रहा है, कॉन्क्रीट जंगल्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं वो, उससे क्या हो रहा है, लैक ऑफ रिचार्ज, जो पानी है वो परकुलेट नहीं कर पा रहा है ना, लैक ऑफ रिचार्ज इज हैपनिंग, okay. So these are all the causes for the water scarcity in India despite having large sources of fresh water resources. उसके बाद इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर की तरफ जब मूव करेंगे तो हमारा जो अप्रोच होगा वो सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग अबाउट एनी डाटा फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक और फ्रॉम द नीति आयोग रिपोर्ट, ओके। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि गलत डाटा कोट नहीं करना है, नहीं पता है तो छोड़ देना है, आधा डाटा गलत डाटा कोट करने से बेहतर है क्वेश्चन में डाटा पुट ही नहीं करना, क्यों रॉन्ग इंप्रेशन जाता है, इससे मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं, ओके। और उसके बाद हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में कि कैसे इंडिया हैव ह्यूज वाटर रिसोर्सेज विद रेफरेंस टू फ्रेश वाटर, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं रिवर्स की, ओके, लेक्स की, रेन वाटर दैट वी गेट, ग्राउंड वाटर दैट वी हैव, but still India undergo worst water crisis in the history and nearly 600 million people are facing high to extreme water stress। इस सब की बात कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में हम। और जब हम बॉडी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे बात करेंगे व्हाट आर दी कॉजेज, व्हाट आर दी कॉजेज फॉर व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे देयर इज skewed distribution of water resources, okay, overpopulated cities means their demand has increases and also that leads to the exploitation of ground water। की कैसे अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, जो लेक्स होते हैं, जो वेटलैंड्स हैं,
इनका एनक्रोचमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किए जा रहे हैं, सॉलिड वेस्ट को फेंक दिए जा रहे हैं। अगर सॉलिड वेस्ट को यहाँ पे फेंक दिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो ड्रेन्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। अगर वो ड्रेन ब्लॉक हो गए तो क्या हो जाएगा, जो जो वेस्ट वाटर है वो कहाँ पे, वो रिचार्ज करने के अलावा, रिचार्ज करने के बावजूद क्या करेगा, है ना, वो ओवरफ्लो कर पाएगा, है ना, ओवरफ्लो कर जाएगा और सिटीज़ के अंदर घुस जाएगा, जिससे अर्बन फ्लडिंग्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, सो दिस एंड देयर आर ऑल्सो दी फैक्टर्स सच एज इंक्रीजिंग वाटर पॉल्यूशन, है ना, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, रिवर पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, दिस आर दी कॉजेस फॉर वाटर स्केर्सिटी। क्लाइमेट चेंज की वजह से, फ्लड एंड ड्रॉट की वजह से हमारे पास क्या हो रहे हैं, वाटर स्केर्सिटी देखने को मिल रही है। और उसका जब हम कंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं दैट वाटर इज गोइंग टू बी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन द कमिंग जनरेशन और फॉर द कमिंग जनरेशन। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि ऐसे बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और इंक्रीजिंग अर्बन पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन डे बाई डे, there is a time has come to take care of the water management by implementing various measures like watershed management, micro irrigation, okay, and river water harvesting, interlinking of rivers, etc. और इस क्वेश्चन में याद रखना, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, सपोज रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड, अगर यहाँ पे बोल रहे हैं रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड, तो यहाँ पे याद रखना, इसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है नीट फैशन में, जिससे एग्जामिनर का जो अटेंशन है वो इस वर्ड की तरफ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड आर रीचिंग द लिमिट ऑफ देयर इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी। इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी की लिमिट तक पहुँच चुके हैं ये, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू टूरिज्म। क्रिटिकली इवैल्यूएट, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको ये क्रिटिकली इवैल्यूएट का वर्ड दिखे, इसका मतलब क्या होता है, यू हैव टू प्रेजेंट बोथ साइड, मतलब दोनों पक्ष रखने हैं आपको, फॉर एंड अगेंस्ट, है ना, उसके इस बात के कथन के सही में और उसके गलत में भी, मतलब ये जो इस बात कथन को सही भी बोले और गलत भी बोले। सो यू हैव टू प्रेजेंट बोथ दिस साइड्स। तो यहाँ पे हमको बात की गई है क्वेश्चन के अंदर हिमालयन स्टेट्स की, हिमालयन स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इस क्वेश्चन में हमको इससे क्या समझ आ रहा है, इस क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि आपको एग्जांपल्स देने हैं, आपको एग्जांपल्स देने हैं, कहाँ से एग्जांपल्स देने हैं, जम्मू एंड कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से और उत्तराखंड से। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हाईलाइट करना पड़ेगा हाउ दे आर रीचिंग टू द लिमिट्स ऑफ देयर इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी। तो हमको बात करनी है यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन की, हमको बात करनी पड़ेगी यहाँ पे कि कैसे दूसरे स्टेट से जब लोग यहाँ पे माइग्रेट करके जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेस जो पड़ रहा है यहाँ के पॉपुलेशंस पे, यहाँ की इकोलॉजी पे, इसकी बात करेंगे, है ना, कि कैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग ऑफ डैम्स, बिल्डिंग ऑफ रेलवेज, बिल्डिंग ऑफ हाईवेज, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो यहाँ पे फ्रेजाइल, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जो यहाँ पे जोन है उसको डैमेज पहुंच रहा है। और हम यहाँ पे बात करने की कैसे, क्योंकि क्वेश्चन ने मेनली हमको बताया है टूरिज्म की वजह से, कैसे टूरिज्म की वजह से जो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं वो इसके क्रिटिकल, इकोलॉजिकली क्रिटिकल, मतलब इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन को यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसकी बात करनी पड़ेगी। और ऐसे हमको बात करनी पड़ेगी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, जो कि यहाँ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, जैसे कि 4 धाम प्रोजेक्ट है, इन सब चीज़ों से क्या होता है, इन सब चीज़ों से हो सकता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स हो सकते हैं, एवलांचेस हो सकते हैं, लैंडस्लाइड हो सकते हैं। सो बहुत सारे ऐसे अर्थक्वेक हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हो सकते हैं जो कि इसके इकोसिस्टम को डैमेज करें। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं 2013 केदारनाथ इंसिडेंट, जहाँ पे गौरी कुंड और उस एरिया में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ देखने को मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ, अर्थक्वेक हुआ, पूरे वैली को जाम कर दिया, पानी क्या हुआ वहाँ पे अचानक से फ्लड आ गया यहाँ पे। और हम यहाँ पे बता सकते हैं अबाउट दी स्पीसीज़, है ना, एलियन स्पीसीज़ की बात कर सकते हैं,
है ना, दैट इज स्पीसीज ऑफ एलियन फ्लोरा भी बोल सकते हैं इसको। जैसे कि एग्जांपल देते हैं यहाँ पे यूकेलिप्टस, क्योंकि इस एरिया को और भी अच्छा लुक देने के लिए लोग ने क्या कर दिया, यहाँ पे यूकेलिप्टस उगाना चालू कर दिया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इंसिडेंट्स थे फॉरेस्ट फायर के उसके चांसेस बढ़ने लगे। ओके, तो ये सब क्या है, इस सब ये आर्ग्यूमेंट्स किस में है, फेवर में। हमको अगेंस्ट में भी बात करनी पड़ेगी कि हम क्रिटिकली एवेल्युएट पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है, वी हैव टू क्रिटिकली एवेल्युएट द क्वेश्चन। इसके बाद जो हम अगेंस्ट में बात करेंगे तो हाँ, बात करेंगे कैसे जो टूरिज़्म यहाँ पे आता है, वो मानेंगे कि हाँ टूरिज़्म यहाँ पे जो आता है वो यहाँ की इकोलॉजी को देखने के लिए, यहाँ पे जो सीनरी है, यहाँ पे जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी, उसको देखने के लिए आता है। तो इसमें इसका ऐसा मतलब नहीं कि सिर्फ इसको डैमेज करने आ रहे हैं। जो यहाँ पे होटल्स हैं, जो रिजॉर्ट्स हैं, वो इसी एरिया, इसी चीज़ को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि अगर यहाँ पे जो सीनरी है, जो यहाँ पे जो ब्यूटी है, अगर वो डैमेज हो गई तो लोग यहाँ पे आएंगे नहीं, तो यहाँ के जो रिजॉर्ट्स हैं, हॉस्टल्स हैं, ये सब फ्लरिश करेंगे नहीं। सो ये आर्गूमेंट किस में है कि हाँ इकोलॉजी कैपेसिटी को तो ये लिमिट कर रहा है टूरिज़्म, बट इन अदर वे इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन कंजर्विंग द इकोलॉजी। सो ये आर्ग्यूमेंट किस में हो गया, अगेंस्ट हो गया, स्टेटमेंट के अगेंस्ट। ओके, जब इसमें आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, तो यहाँ पे जो अप्रोच होगा वो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन की फॉर्म में होगा। तो जब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम बताएंगे कैसे जो राइजिंग टूरिज्म है इन द एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, इससे क्या हो रहा है, जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ रहा है ना। तो इनको मेंशन करेंगे इसके बारे में, है ना, और उसके बारे में हम डिफाइन भी करेंगे कि भाई ये कैरिंग कैपेसिटी होता क्या है। सो हम इसको बोलेंगे कि द मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट कैन बी सस्टेन बाय दैट स्पेसिफिक इन्वायरमेंट इज़ व्हाट वी कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी, है ना। ये कैसे डैमेज कर रहे हैं इसके बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद जब बॉडी की तरफ मूव करेंगे, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे बॉडी में, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या कारण है कि जो इकोलॉजिकली कैरिंग कैपेसिटी है ना, ये लिमिट तक पहुँच रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे जो रिवर पॉल्यूशन हो रहा है इस रीजन में, कैसे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हो रहा है ना, कैसे एक्सेस यूज ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कैरिंग कैपेसिटी है वो उस तक पहुँच जा रहे हैं लोग, मतलब जो इन्वायरमेंट है कैरिंग कैपेसिटी में पहुँच जा रहा है। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं अबाउट दी रैम्पंट अर्बनाइजेशन की, जिससे जो यहाँ पे इकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है, यहाँ की सेंसिटिव जो है वो डैमेज हो रही है। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं अबाउट दी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक दी, यहाँ पे टिहरी डैम की बात कर सकते हैं। जैसे कि जो न्यू टिहरी डैम है उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पे जब उसको कंस्ट्रक्ट किया तो जो रॉक्स स्ट्रक्चर हैं जो कि बहुत ज़्यादा वीक थे, वो और भी सेंसिटिव होते जा रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि कैसे जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, दे कैन लीड्स टू अर्थक्वेक, है ना। ऐसा दिन भी दूर नहीं है जब इतने इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं, उससे अपने पास 9 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी अवेयरनेस भी कम हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इकोलॉजिकली कैरिंग कैपेसिटी लिमिट तक पहुँच जा रहे हैं। सो दिस आर दी आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड इज रीचिंग टू द लिमिट ऑफ द इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी, इसके हमने क्या किया, इसके हमने फेवर में बात की। अब उसके बाद जब हम अगेंस्ट हो गया, हमको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, तो हमने जब प्रेजेंट की इसके टू फॉर बात कर लिया, इसके अगेंस्ट बात करेंगे कैसे कि कंट्राडिक्टिंग द अबव स्टेटमेंट, कैसे कि हम बात करेंगे कैसे जो यहाँ पे टूरिज़्म है इसने क्या किया, इंप्रूव किया यहाँ के लोगों की लाइवलीहुड को, यहाँ के लोगों की लाइफ को इंप्रूव किया। तो यहाँ पे जैसे मोर मनी का फ्लो बढ़ने लगा, तो जिससे क्या हुआ, फ्लो जब मनी का बढ़ा तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया गया। सो टूरिज़्म हैज़ ऑल्सो फोर्स टू मेंटेन द इकोलॉजिकल नेचुरल इकोलॉजी को मेंटेन करने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि यहाँ पे टूरिज़्म आ ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटी है और सीनरी जो है बहुत अच्छी है। अगर यहाँ पे यही डैमेज हो गया तो यहाँ पे टूरिज़्म आएंगे नहीं। तो यहाँ के लोग जो थे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया कि हाँ हमको डैमेज होने नहीं देना है। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आता, इंडस्ट्रीज आती, तो यहाँ पे जो ब्यूटी है वो डैमेज हो जाती है, और जिससे यहाँ पे टूरिज़्म आते नहीं और वहाँ के लोगों की लाइवलीहुड पे अफेक्ट आता। उसके बाद जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे वेज टू प्रमोट टूरिज़्म, कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इको टूरिज़्म को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम क्या करें, सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं कि कैसे स्टार रेटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं कि कौन से एरिया में कितना अच्छा मेंटेन किया जा रहा है। सो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टूरिस्ट, इसका भी हम कर सकते हैं, एंड स्ट्रिक्ट टूरिज़्म गाइडलाइन दे सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। सो दिस आर दी वेज यू कैन प्रमोट टूरिज़्म इन अ सस्टेनेबल वे विदाउट हैम्परिंग द कैरिंग कैपेसिटी। ओके, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको कंक्लूड कर सकते हैं वे फॉरवर्ड की फॉर्म में। ओके, तो जब ये क्वेश्चन हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। ये क्या बोलता है,
Mumbai, Delhi and Kolkata are the three mega cities of the country, but the air pollution is much more serious problem in Delhi as compared to the other two. Why is this so? तो ये जो क्वेश्चन है पहले ज्योग्राफी ऑप्शनल में पूछा जा चुका था, बट ज्योग्राफी ऑप्शनल से अब इसको ज्योग्राफी जनरल स्टडीज़ के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये अपने पास एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे, करंट अफेयर्स में क्या होता है, ये तो सदाबहार क्वेश्चन की लिस्ट में आता है ये क्वेश्चन। कभी भी दिल्ली के समय हमने बोला, कभी जो दिवाली होता है उस समय पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है, उसकी वजह से ये क्वेश्चन आते रहता है। ये जो क्वेश्चन है ये एक कैंडिडेट से क्या डिमांड करता है, ये जो क्वेश्चन है कैंडिडेट से डिमांड ये करता है कि इसको पता है कि नहीं कि एक लोकेशन जो होता है किसी भी प्लेस का, वो उसके लोकेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है उसका वेदर कंडीशंस को, वहाँ के टेम्परेचर को। तो ये कैंडिडेट से डिमांड करता है। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में मुंबई और कोलकाता बोथ आर व्हाट, दे आर द कोस्टल सिटीज़। तो यहाँ पे कोस्ट लाइन है, तो यहाँ पे क्या है, कोस्ट लाइन है, और कोस्ट लाइन होने की वजह से कोलकाता और मुंबई में क्या देखने को मिलता है, लैंड एंड सी ब्रिज देखने को मिलता है। ओके, सो दे हैव अ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट और द रीजन और वेदर ऑफ द रीजन। बट अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या है, दिल्ली इज़ अ सिटी इन द इंटीरियर। तो इंटीरियर में होने की वजह से यहाँ पे क्या है, कोई भी क्लाइमेट कंडीशन, कोई भी पॉल्यूशन जो होता है, इट परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। इट परसिस्ट फॉर व्हाट, इट परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। ओके, तो हमने बोला यहाँ पे एक और कारण ये है कि दिल्ली के अंदर जो व्हीकल का पॉल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कोलकाता एंड मुंबई। ओके, सो व्हीकल का जो एमिशन है वो दिल्ली के अंदर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मुंबई एंड कोलकाता। सो यही कारण है, दिस आर द मेजर कॉजेज फॉर द सीरियस एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली। सो फर्स्ट फैक्टर इज द इंटीरियर। ज्योग्राफिकल फैक्टर की बात करें तो पहला फैक्टर ये है कि दिल्ली जो है वो इंटीरियर ऑफ द कंट्री में लोकेटेड, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। उसका दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इज़ द ड्राई कंडीशन, जो कि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे ड्राई कंडीशन है तो जो पार्टिकल्स हैं, जो धूल मिट्टी है, जो पॉल्यूटेंट्स है, वो आसानी से क्या कर जाते हैं, डस्ट पार्टिकल आसानी से उड़ जाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर है ही नहीं, रेनफॉल होता नहीं है। सो इट प्रोवाइड्स व्हाट, इट प्रोवाइड्स अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द डस्ट पार्टिकल टू एग्जिस्ट। सो ये हो गया अपने पास। तीसरा कारण ये है जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, पॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, एयर पॉल्यूशन ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू मुंबई और कोलकाता। सब मेट्रो सिटीज़ हैं, फिर भी दिल्ली के अंदर ऐसा पॉल्यूशन इसलिए देखने को मिलता है बिकॉज टेम्परेचर इन्वर्जन हम जो यहाँ पे बार बार देखते हैं, बार बार तो नहीं देखते, इन्वर्जन जो होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन, ये जनरली हम देखते कौन से सीजन में है, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। ओके, सो इसकी वजह से भी क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं इन दी, है ना, बिलो बोलते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाते, हाई एल्टीट्यूड्स तक नहीं पहुंच पाते, तो ट्रैप हो जाते हैं। सो टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी हो जाती है, इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाती, किसकी, इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाती एयर की। सो इसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं ना वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द एयर। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द मोर एयर पॉल्यूशन इन दी दिल्ली एज कम्पेयर टू अदर मेट्रो सिटीज़ लाइक मुंबई एंड कोलकाता। एक और इम्पॉर्टेंट और मेजर फैक्टर है इज़ द प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्लीज। जो वेस्टर्लीज होते हैं, जो कि वेस्ट डायरेक्शन से हवा बहती है, उसको वेस्टर्लीज कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, पाकिस्तान वाला रीजन है वहाँ पे भी स्टबल बर्निंग होता है, हरियाणा पंजाब में तो होता ही होता है, बट जो पाकिस्तान वाला रीजन है वहाँ भी स्टबल बर्निंग होता है। सो जब स्टबल बर्निंग होता है तो वहाँ से भी ये डस्ट पार्टिकल ब्रिंग करते हैं, कौन, ये वेस्टर्लीज फ्रॉम द रीजन ऑफ पाकिस्तान एज वेल, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। So it is also a factor that contributes to the higher air pollution in Delhi as compared to other metro cities like Mumbai and Kolkata. और ये भी बोल सकते हैं कि जो मुंबई और कोलकाता ये कोस्ट लाइन के आसपास है, तो यहाँ पे बारिश हो जाती है। जब यहाँ पे बारिश हो जाती है तो जो एयर पार्टिकल्स है, जो पॉल्यूटेंट्स है, जो हवा में बह रहे हैं, उनको क्या करते हैं, सेटल डाउन कर देता है। बट ऐसा नहीं हो पाता कहाँ पे, दिल्ली वाले केस में। सो इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दी एयर पॉल्यूशन इन दी दिल्ली। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू। ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा अप्रोच क्या होगा, अप्रोच देखते हैं, इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन दी वर्ल्ड। ठीक है, हम इसकी वजह से बता सकते हैं कि कैसे वहाँ पे रहने वाला हर इंसान की जो ज़िंदगी है वो कम होती जा रही है ड्यू टू दिस एयर पॉल्यूशन। सो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय
मेंशनिंग दिस डाटा, ओके, WHO डाटा यहाँ पे हम कोट कर सकते हैं। उसके बाद जब हम बॉडी की तरफ मूव करेंगे तो ये बताएंगे कैसे भाई दिल्ली के अलावा जो मुंबई है और जो कोलकाता है, दे आर ऑल्सो मेट्रो सिटीज़, बट वहाँ पे ऐसा कंडीशन, एयर पॉल्यूशन इतना खतरनाक देखने को नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ दी एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस, ओके, बहुत सारे और भी कारण हैं, मतलब जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस जो दिल्ली के अंदर देखने को मिलती है, एंड बहुत सारे लैंडलॉक है, ठीक है ना, यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है, मोर पॉल्यूशन सोर्स लाइक स्टबल बर्निंग इज देयर। सो ये सब की बातें हम कर सकते हैं जो हमने बात की शुरुआत में। हमने बात कर ली कि दिल्ली में क्यों ज़्यादा पॉल्यूशन है, हम इसको ये भी बात करनी पड़ेगी मुंबई और कोलकाता में पॉल्यूशन क्यों नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं द एक्जिस्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंट लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, ठीक है, जिसके से पोल्यूटेंट जो है इधर से उधर हो जाते हैं, तो वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं हो पाता। और ये भी बात कर सकते हैं कि जैसे ये कोस्ट लाइन के आसपास लोकेटेड है तो यहाँ पर रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो एयर पार्टिकल्स हैं जो कि पॉल्यूशन करते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। सो दिस कैन बी द थिंग दैट यू कैन राइट ऑन बॉडी। उसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ बात करेंगे। अगर ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो जो फैक्चुअल क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें जो कंक्लूजन लिखते हैं वो भी फैक्चुअल होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। हमने जो ऊपर बॉडी और इंट्रोडक्शन में लिखा है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कैसे हमको क्या करने पड़ेंगे, मेजर्स लेने पड़ेंगे टू टैकल द सिचुएशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे क्लीनर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ऑड इवन फार्मूला इस्तेमाल किया गया था उसकी बात कर सकते हैं। यहाँ पे एयर फिल्टर्स की बात कर सकते हैं, सो टू सेटअप एयर फिल्टर्स। तो दिस आर एक जनरलाइज्ड पॉजिटिव नोट में इसको भी कंक्लूड कर सकते हैं। इस आंसर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ द नेचुरल फैक्टर एंड सेकंड इज़ द एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर में हम बात कर सकते हैं कि कैसे स्टेबल बर्निंग से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, कैसे व्हीकल के एमिशन से बहुत ज़्यादा स्टेबल बर्निंग हो रहा है। सो दिस आर द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। उसके बाद हम अगर बात करें जियोग्राफिकल फैक्टर की, तो उसमें इंटीरियर में है दिल्ली, इसीलिए वहाँ पे क्या नहीं होता यार, वहाँ पे लैंड ब्रिज सी भी नहीं होता, इसकी वजह से वहाँ पॉल्यूशन बढ़ रहा है। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि कैसे वहाँ पे रेनफॉल नहीं होता, उसके इंटीरियर में होने की वजह से ह्यूमिडिटी नहीं है, इसकी वजह से। सो दिस आर व्हाट जियोग्राफिकल फैक्टर। दो पार्ट में आंसर बॉडी को जो हम डिवाइड करेंगे, एक तो एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर एंड अदर इज जियोग्राफिकल फैक्टर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है हर साल यूपीएससी क्या करती है, एक ना एक क्वेश्चन ऐसा पूछती है जो अर्बन इंडिया पे होता है। अर्बन इंडिया जो चैलेंज फेस कर रहा है हर साल, एक साल ऐसे नहीं, हर साल ये पैटर्न फिक्स्ड है। तो अपने क्या करना है, अपने को जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की है ना, विथ रिगार्ड टू दी अर्बन प्लानिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो एक हर साल तो क्वेश्चन आ ही जाता है, अर्बन एरिया जो प्रॉब्लम फेस कर रही है ना, जो प्रॉब्लम करंट में चल रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको सदाबहार क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे जो प्रिपेयर करके जाएगा वो क्वेश्चन लिख पाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो बोलेगा कि बाहर से क्वेश्चन आया। कोई बाहर से नहीं होता दोस्त, सब कुछ एग्जाम जो सिलेबस डिस्क्राइब्ड है वहीं से आता है। तो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि हाँ, हर साल एक क्वेश्चन आता है। इस साल जो क्वेश्चन आया था वो स्मार्ट सिटीज़ पे आया था, ठीक है ना। तो जो प्रॉब्लम कंट्री फेस कर रही है उस पर क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, स्मार्ट सिटीज इन इंडिया कैन नॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेजेस। स्मार्ट सिटी इन इंडिया कैन नॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेजेस। डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ रूरल अर्बन इंटीग्रेशन। तो हमको बात किसकी करनी है यहाँ पे, रूरल अर्बन इंटीग्रेशन की बात करनी है। तो हमको ये बताना पड़ेगा कैसे एक रूरल विलेज होता है वो धीरे से Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज़ में डेवलप होता है, फिर Tier 2 Tier 3 सिटीज़ एक बड़े सिटीज़ में डेवलप होता है, और उसके बाद ये मेट्रोपॉलिटन या फिर कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में डेवलप होता है। तो एक क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है। ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, हमसे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो भाई, ट्रांजिशन जो होता है ना, इंडिया का जो 35% पॉपुलेशन है कहाँ रहता है, 35% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरियाज। जो ये ट्रांजिशन होता है वो ट्रांजिशन ग्रेजुअल होता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, एक रूरल एरिया में कोई भी आदमी को कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डिसीज होता है, तो वो जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, दे आर नॉट एडुकेट। तो कहाँ जाता है, वो सिटीज़ की तरफ जाता है। जो एजुकेशन है, एजुकेशन की बात करें तो कोई भी अच्छा एजुकेशन के लिए कहाँ जाता है, अर्बन एरियाज में जाता है। तो सेटल कहाँ होगा, फ्लड प्लेन्स में सेटल होगा। जब फ्लड प्लेन में सेटल होगा तो वहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिजास्टर आने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को जो स्मार्ट विलेजेस है उसका कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना पड़ेगा, ओके, टू डेवलप सिटीज़ एज वेल एज टू डेवलप विलेजेस, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिटीज़ को डेवलप करो, विलेज जो है वो ऐसा का वैसा रहने दो, है ना। जो 35% के बाद कितना बचा भाई, 65% जो पॉपुलेशन है इंडिया लिव्स इन विलेजेस, गांधी जी सेड। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सडन ट्रांजिशन जो हो रहा है उसको सडन नहीं, ग्रेजुअल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुअल करना पड़ेगा। इसमें अप्रोच क्या होगा वो देखते हैं।
ओके, सो अप्रोच क्या होगा इस आंसर में हमारा? सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट डज स्मार्ट सिटीज़ मीन्स। ठीक है, हमको यहाँ पे डाटा देना पड़ेगा कि हमारे देश का कितना % पॉपुलेशन कहाँ रहता है, अर्बन पॉपुलेशन है कि अर्बन एरियाज में रहता है, मतलब 35% है। अभी तो और बढ़ रहा है तेजी से, है ना। एक एस्टिमेट बोलता है कि नियरली 55% ऑफ द पॉपुलेशन टिल 2050 लिव्स इन द अर्बन एरियाज। तो ये सब डाटा कोट कर सकते हैं, उसके बाद इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे क्या होता है बहुत सारी दिक्कतें आती है, जैसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इफेक्ट होती है। सो ये सब चीज़ें हम बात कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या चाहिए? स्मार्ट सॉल्यूशंस चाहिए। सो ये सब हम इंट्रोड्यूस कर दिए। इसके इंट्रोड्यूस करने के बाद हम बॉडीज़ में जाएंगे, और जब बॉडी में जाएंगे तो बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट द स्मार्ट सिटीज़ फेस विदाउट इंटीग्रेशन ऑफ द रूरल अर्बन, है ना। जब हमने स्मार्ट सिटीज़ बना दिया तो उसके बाद वो प्रॉब्लम क्या फेस करेंगे? क्योंकि जो रूरल माइग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, स्लम्स का प्रोडक्शन होगा बहुत ज़्यादा, है ना। सो ये सब चीज़ के दिक्कत को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रूरल अर्बन डेवलपमेंट, नॉट ओनली अर्बन डेवलपमेंट। ओके, सो यहाँ पे अपने को कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना है, दैट इज़ रूरल अर्बन इंटीग्रेशन का। ठीक है, सो हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, दैट इज़ अगर यहाँ पे सिर्फ स्मार्ट सिटीज़ का फोकस किया गया तो क्या हो जाएगा? लार्ज स्केल माइग्रेशन होगा, स्क्यूड डेवलपमेंट होगा, रूरल एरिया का कोई ध्यान ही देगा, है ना। प्रेशर ऑन अर्बन रिसोर्सेज जो कि वैसे भी कम है बहुत ज़्यादा, सो और भी प्रेशर आएगा। एंड एमरजेंस ऑफ स्लम वी सी, है ना। तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन मतलब क्या है? फ्लड प्लेन से नदी के बगल में ही रहने, भाई जगह तो मिलेगी नहीं अगर उसमें सिटी के कोर में, तो बगल में जो स्लम्स है उसके मतलब जो एरियाज आउटसाइड है ना, जो सिटीज़ के बाहर है वहाँ पे बिल्डिंग्स डेवलप होगी, जिससे क्या होगा? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। सो दिस आर द प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड टू व्हाट? दिस आर द प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू स्मार्ट सिटीज़, किसके बिना? प्रॉपर अर्बन रूरल इंटीग्रेशन के बिना। जब प्रॉपर अर्बन रूरल इंटीग्रेशन नहीं होगा तो स्मार्ट सिटीज़ में ये सब दिक्कत आएगी, क्योंकि स्मार्ट सिटीज़ बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो उसका ये दिक्कत है। हम लोग क्रिटिसाइज करें स्मार्ट सिटीज़ के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि स्मार्ट सिटीज़ सिर्फ स्मार्ट सिटीज़ से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट विलेजेस से काम चलने वाला है, दोनों को मिला के साथ साथ। नहीं तो यहाँ पे क्या होगा? माइग्रेशन होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ये हो गया, हमने बॉडी में थोड़ा सा पार्ट इसकी बात कर ली, उसके बाद हमने स्मार्ट सिटीज़ की बात की, उसके बाद हम बात करेंगे स्मार्ट विलेजेस की। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करें, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात करें, तो यहाँ पे एयर पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी यहाँ पे। सो उसके बाद हम बात करेंगे स्मार्ट विलेजेस का कॉन्सेप्ट को। अगर हमने स्मार्ट विलेजेस का ही कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया विथ रेफरेंस टू, हमने बात कर रहे हैं कि सिर्फ स्मार्ट सिटीज़ पे ही फोकस नहीं करना है, स्मार्ट विलेजेस पे भी फोकस करना है। तो जिससे क्या होगा? जो अर्बन माइग्रेशन हो रहा है वो कम होगा, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो होगा, और जो एजुकेशन और जो हेल्थ में जो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक तरह से गैप क्रिएट हो रहा है, वो गैप क्या होगा? फुलफिल होगा। सो यहाँ पे जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो ही बढ़ेगा, स्किलिंग होगी। ओके, सो स्किलिंग ऑफ द लेबर, है ना, क्रिएशन ऑफ स्किल्ड लेबर, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा। ठीक है, सो एज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा जो रैंकिंग है वो भी बढ़ेगी। सो ये सब चीज़ें क्या है? हमने बोला ना, सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट सिटीज़ पे नहीं, स्मार्ट विलेजेस से फोकस करना है, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग रूरल अर्बन इंटीग्रेशन। उसके बाद जब हम इसमें, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स बताने पड़ेंगे आपको कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं फॉर रूरल अर्बन इंटीग्रेशन, तो हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन, है ना। इसको रूरल प्लस अर्बन, रूरबन ऐसे क्या बोलते हैं इसको? रूरल प्लस अर्बन, है ना, इसको बोलते हैं रूरबन। ओके, सो रूरबन मिशन की बात कर सकते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की बात कर सकते हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सो दिस आर दी स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द रूरल अर्बन इंटीग्रेशन, तो ये सब की बात कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो बोला है उसकी बात को प्रूव करने के लिए एग्जांपल्स की ज़रूरत है कि हाँ गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। सो ये हो गया बॉडी में, इसकी बात कर ली हमने। उसके बाद जब कंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे हम बताएंगे कि कैसे 65% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। अगर यहाँ पे हमने क्या नहीं किया तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाउ स्मार्ट विलेजेस आर द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज 65% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज़। क्योंकि अगर हमने क्या नहीं किया, हमने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमने रूरल एरिया के डेवलपमेंट में फोकस नहीं किया, तो क्या होगा? हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना रहे हैं, हम रूरल अर्बन एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा? जो रूरल माइग्रेशन होगा, रूरल एरियाज से जो लोग जो होंगे अर्बन एरियाज़ में जाएंगे। माइग्रेशन के बाद क्या होगा? लैक ऑफ एडुकेट कैपेसिटी। जब लैक ऑफ एडुकेट कैपेसिटी होगा तो देयर इज फेलियर ऑफ व्हाट? फेलियर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हो तो फिर से हमको क्या जरूरत पड़ेगी? टू मेक मोर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक विशियस साइकिल में हम फंस जाएंगे।
जिससे हम क्या देखने को मिलता है कि जो रूरल एरियाज़ है वो सब सारा कंट्रीज़ के साथ कम्पीट कर रहा है, मतलब उन लोग के जैसे है, और जो अर्बन एरियाज़ है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ कम्पीट कर रहा है। सो इस तरह से हम लोग को अनइक्वल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सो इस प्रकार से हमको क्या करना है, एक पॉलिश्ड मैनर में इस आंसर को हमको कंक्लूड करना है, जैसे सस्टेनेबल रूरल अर्बन इंटीग्रेशन की बात हो पाएगी। सो थैंक यू। सो ये क्वेश्चन अगर हम इस पेपर की बात करें तो रिलेटिवली एक सिंपल पेपर था, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, है ना, जो करंट इश्यूज़ पे उस पर बेस्ड था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इजी पेपर है। लेकिन हमेशा है ना, ज्योग्राफी के पेपर में हमेशा क्या करना है, अपने को डायग्राम्स बनाने हैं, एग्जाम्पल्स देने हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करने हैं। सो दिस आर द की टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम्स विथ गोल्ड मार्क्स। समझ रहे हैं कि भाई एक हाई रैंक तभी जाएगी जब ये चीज़ें इंक्लूड रहेगी ज्योग्राफी में भी, जो खास करके ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे नहीं, हमारे पास चीज़ें दिमाग में आएगी नहीं, और चीज़ें दिमाग में आएगी तो कॉपी में लिख ही नहीं पाएंगे।